हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान गाइस। मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, और जिसमें हमारा चल रहा है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो गाइस अभी फ़िलहाल हम भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, चैप्टर नंबर 8 पे पहुँच चुके हैं, जो कि जल संसाधन, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएँ। तो गाइस यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा ये कि गाइस अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको इस बुक की लिंक मिल जाएगी। और इसके अगर बोला जाए, देखिए पीसीएस लेवल तक की मैं बात बता रही हूँ, तो अगर आप सिर्फ ज्योग्राफी प्री निकालना चाहते हैं और सिर्फ एक बुक चाहिए तो ये बुक आप अपने आप में इनफ है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिलेबस की। तो गाइस देखिए हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है। आगे की हम बात करें तो अभी फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 8 पे। इस बुक की बेहतरीन बात यह है, देखिएगा इस सिलेबस में आप सब टॉपिक्स, मतलब जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक के बाद जो सब टॉपिक्स हैं वो भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सब पता चल जाएगा पढ़ने से पहले कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे मेरी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वैसे अगर कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और घटना चक्र की वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों हम जो है कर रहे थे, तो हमने जैसे नहर सिंचाई के बारे में हम कर रहे थे, तो वो कंप्लीट हो गया था। अभी जो है देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, इसमें लिखा है भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की पारंपरिक जल संरक्षण, संरचना और सिंचाई की पद्धतियाँ, ठीक है। यहाँ लिखी है कि कहाँ कहाँ किस किस तरह से हम कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले देखिए, इसे स्टार्ट करने से पहले देखिए हम सिंचाई की बात कर रहे थे। जैसे हमने पढ़ा था कुआँ, नलकूप, फिर जैसे एक सिंचाई हमने ये पढ़ी थी कुआँ नलकूप सिंचाई, ठीक है। उससे लाभ हुई, उससे समस्याएं देखी। फिर नहर सिंचाई की हमने यहाँ पे बात करी थी, ठीक है, जो कि पूरी हो गई थी। फिर इस वाले जो ये बॉक्स है उसको अभी रुक जाइए। उसके बाद जो सिंचाई है वो हो गई हमारी तालाब सिंचाई। चलिए तालाब सिंचाई की बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है भारत में। देखिए गाइस, अगर आप यहाँ से आज पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप जो है पहले की वीडियो पहले देखिए, मतलब जो मेरी चैप्टर नंबर 1 से जो मैंने स्टार्ट किया है वो आप तो स्टार्टिंग से करिए, बिल्कुल यहाँ से करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, शुरू से करिए तभी समझ में आएगा। देखिए तालाब सिंचाई में क्या है, भारत में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के तालाब का जो है उपयोग हम किस लिए करते हैं, सिंचाई करने के लिए। प्राकृतिक तालाब जो मतलब अपने आप बन गए, और कृत्रिम जो हम लोगों ने बना दिए। तो इसने कहा कुल सिंचित भूमि, मतलब जो भारत में कुल सिंचित भूमि का लगभग 2.97% हम किससे करते हैं, तालाब से सिंचाई करते हैं। इसकी सर्वाधिक जो सिंचाई है वो प्रायद्वीपीय भारत में आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पे, तमिलनाडु में है, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। मतलब जब आप भारत ऐसे करके बनाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा तमिलनाडु, इसके ऊपर आंध्र प्रदेश, इसके इधर तेलंगाना, इधर आपका कर्नाटका मिल जाएगा, ठीक है। अब इसने कहा इसके अलावा हम बात करें तो बिहार में भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मेन तो वो साउथ वाला है। इसने कहा भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ हो रही है, तमिलनाडु। ये हो गई इंपॉर्टेंट सी बात, ये हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है। अब इसने इसके लाभ बताइए तालाब सिंचाई की। देखिए इसमें खर्च क्या होता है, कम होता है। दक्षिण भारत में क्या होता है, अधिकांश क्या है, तालाब प्राकृतिक है। मतलब देखिए जो दक्षिण भारत में हमने कह दिया पठार है, तो यहाँ पे बीच में अपने आप ही जो ना पठार टूटे फूटे, तो जब बारिश होती है तो इसके अंदर पानी भर जाता है, ठीक है। मतलब अपने आप से जो तालाब बने हुए हैं हमने नहीं बनाए। कृत्रिम तालाबों के निर्माण में क्या होता है, कम खर्च आता है, इसलिए तालाब से है थोड़ा सा लाभ। लेकिन अब देखिए तालाबों का प्रयोग जो है सिंचाई के साथ साथ हम किस लिए और कर सकते हैं, मछली पालने के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा समस्याएं भी हैं, जब कुछ लाभ है तो समस्याएं भी हैं। जैसे इसने कहा कि पूरे वर्ष, मतलब इससे जो है पूरे वर्ष जो है सिंचाई नहीं की जाती है, क्योंकि ये जो है आपका गर्मी के टाइम में क्या होते हैं, तालाब सूख जाते हैं। देखिए वर्षा ऋतु में तो तालाब भर जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आएगी तो वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, और तब आप सिंचाई नहीं कर पाएंगे। इसने कहा प्रति वर्ष क्या होता है, वर्षा जल के साथ जो है अवसादों का निक्षेप हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तालाबों की जो गहराई है वो कम हो जाती है। सपोज़ कि ये तालाब है, तो इसमें अगर अवसाद भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे तो जो गहराई है गाइस वो क्या होगी, कम होगी, और जो इसकी जल को अपने आप में रोकने की, मतलब ग्रहण करने की क्षमता हो जाएगी ना, वो क्या होगी, घट जाएगी। तो प्रतिवर्ष क्या होता है, अवसादों की सफाई की समस्या क्या है, मौजूद रहती है, कि मतलब जो अवसाद जम गए हैं
उसको आप निकालो। अब इसने कहा कुएं नलकूप की तरह क्या होता है, तालाबों के द्वारा जो है सीमित क्षेत्रों में ही सिंचाई संभव है। मतलब आप कुएं से भी सीमित क्षेत्र में करेंगे, नलकूप से भी, तालाब से भी एक लिमिटेड एरिया में ही आप सिंचाई कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है कि जो भारत है, भारत में सिंचाई की ना आधुनिक विधियाँ, मतलब अब जो नए नए तरीके लोग अपना रहे हैं सिंचाई करने के लिए, जैसे, और उसमें जिससे पानी की भी बचत हो रही है। ठीक है, अब इसमें जैसे होती है एक ड्रिप सिंचाई, तो ड्रिप इरिगेशन बोली, ड्रिप सिंचाई होती है। तो इसमें क्या होता है, इस सिंचाई पद्धति के द्वारा पानी को पौधों की जड़ों तक क्या करा जाता है, बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। मतलब ये एक पौधा है, अब आपने यहाँ पे कुछ ऐसा किया कि जो पानी है ना वेस्ट नहीं हो रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा, सीधे यहीं पे टपक रहा है, यहाँ पौधे की जड़ों पे। ठीक है, अब इससे क्या है, हम टपक सिंचाई भी कह सकते हैं, बूंद सिंचाई भी कह सकते हैं। तो इस विधि की जो खोज है वो इजराइल में हुई थी। कब, मतलब इजराइल में हुई मानी जाती है। ठीक है, तो इसके तहत क्या है, फसलों को पानी जो है धीमी गति से और जो है रोजाना और एक दिन छोड़कर दिया जाता है, धीरे धीरे मतलब एक एक दिन छोड़ के हम देते हैं। ऐसे परंपरागत सतही सिंचाई की तुलना में जो ड्रिप सिंचाई द्वारा क्या है, कम जल में ही अधिक भूमि की सिंचाई हो जाती है। मतलब अगर आप वैसे सिंचाई करेंगे पूरा खेत भर रहा है, ठीक है, अगर आप ड्रिप सिंचाई करेंगे तो गाइस क्या होगा कि जहाँ जहाँ पेड़ है उसके आसपास पानी जा रहा है और वो पेड़, मतलब पेड़ जो भी वृक्ष है या जो भी है फसल है, तो उसकी वजह से जो है सिंचाई हो जा रही है कम पानी में। तो इस विधि में क्या होता है कि जल को पाइप का जाल बनाकर सीधे पौधों की जड़ें तक पहुँचाया जाता है। मतलब आपने ये पाइप का जाल बना दिया, ठीक है, और आपने क्या करा, यहाँ जैसे पेड़ लगा दिया, तो इस पाइप में छेद कर दिया, तो इस छेद से क्या होगा कि जड़ों तक ही पानी जाएगा, इधर उधर पानी नहीं जाएगा। ठीक है, समझ गए हम लोग। अब सिंचाई की ये विधि जो है ऊसर, रेतीली मृदा, विषम उच्चावच वाले क्षेत्र के लिए उपयोगी है। ऊसर मतलब वही है जहाँ पे पानी कम है, मिट्टी की प्रॉब्लम है, रेतीली मृदा है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। अब इसका जो प्राय हम क्या करते हैं, सब्जियां उगाने में से यूज़ करते हैं। अंगूर, नींबू, अन्य फसलों की खेती में हम इसका यूज़ करते हैं। आप गेहूँ चावल उगा लें तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, तो इसलिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं इधर। तो इसमें का लाभ की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, पेड़ पौधों को नियमित ज़रूरी मात्रा में जितना पानी चाहिए वो मिल जाता है, और जो पानी की क्या होती है इसमें बचत होती है। दूसरा, इससे जो है खरपतवार की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती है और मृदा अपरदन भी नहीं होता, मतलब होता है, कम होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, असमतल ज़मीन पर भी आप क्या है फसलों को आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। मतलब इसने कहा कि अगर ऐसे ठीक है, आप यहाँ पे भी सिंचाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं पाइप के द्वारा, यहाँ पे भी, नहीं तो नॉर्मली हमें सीधा खेत रखना पड़ता है एकदम से। ठीक है, इसने कहा जो आवश्यक रासायनिक पदार्थ या उर्वरक है उसको सीधे आप क्या करेंगे, पौधों की जड़ों में डाल दीजिए, अनाप शनाप इधर उधर मत फेंकिए। ठीक है, इसने कहा उर्वरक यानी फर्टिलाइजर अंतर संवर्धन श्रम का मूल्य क्या होता है, कम हो जाता है, और ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाने से कृषि की जो उत्पादकता है यानी कि प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक बात, लाभ देख लिया हमने, अब समस्याएं भी देख लीजिए। ठीक है, इसने कहा कि जो हम ये ड्रिप सिंचाई करते हैं उसमें क्या होता है, प्रयोग जो हम क्या करते हैं, ट्यूब को प्रयोग करते हैं, वो सूर्य के प्रकाश से उसे हानि पहुंचती है और जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं। मतलब इसने कहा जो पाइप लगाते हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, आरंभिक लागत बहुत ज़्यादा है, मतलब पाइप लगाना। ठीक है, तो अब दूसरी एक ड्रिप सिंचाई हमने कर ली। अब होती है फव्वारा सिंचाई, मतलब आपने यहाँ पे फव्वारा लगाया, वो उड़ उड़ के पानी दूर दूर तक बूंदों के रूप में पहुँच रहा है पेड़ों तक, ठीक है, जड़ों तक। और इसमें क्या, इसमें बौछारी सिंचाई के नाम से इसे हम जानते हैं, बौछार सी जारी जैसे बारिश होती है। तो सिंचाई जल को क्या है, पंप करके जो है पाइप की सहायता से सिंचाई स्थल तक ले जाया जाता है। तो गाइस आप इसमें बहुत हैरान मत होइएगा, वही जैसे फव्वारा होता है तो वो पानी उड़ाता हुआ पहुँचाएगा दूर दूर तक। इसमें क्या है, दबाव पद्धति द्वारा जो है फव्वारों और वर्षा की बूंदों के समान जल सीधे फसल पे छिड़काव होता है, और छिड़काव द्वारा क्या है, पानी खेतों के चारों तरफ फैलता है। तो मतलब ये है कि पानी कम पानी में आपका काम हो जा रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए लाभ, देखिए क्या है, जल की बचत होगी। ठीक है, इसमें का पानी जो हम पहुंचा रहे हैं उसके साथ क्या होता है, घुलनशील उर्वरक
कीटनाशक, खरपतवारनाशी दवाओं का प्रयोग कर दिया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है, आसानी से पौधों तक पहुंच जाता है ये। ठीक है, अब इसने एक बात कही कि पाला पड़ने से पहले क्या होता है, बौछारी सिंचाई करने पर जो है तापमान क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाने से, टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा गाइस तो इससे क्या होगा, फसल पे जो पाला है उससे नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप जैसे अपने फव्वारे से वो कर दी, सिंचाई कर दी और पाला पड़ने वाला है, उससे पहले ही क्या हो रहा है, टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो जब पाला पड़ेगा तो इसका कोई असर फसल पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसने कहा सिंचाई के लिए क्या है, नाली, मेड़ बनाने, रख रखाव, इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ती है और श्रम, लेबर की भी बचत हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हम फव्वारा सिंचाई से समस्याएँ या इसकी कुछ सीमाएँ हैं। ठीक है, हाँ समस्या नहीं सीमाएँ, जैसे तो इसने कहा जो पानी का वितरण होता है वो क्या हो गया, असमान हो गया, असमान। ठीक है, फिर इसमें लिखा है पानी साफ होना चाहिए, इसमें रेत, कूड़ा ये सब नहीं होना चाहिए। कूड़ा क्या है, फव्वारों की जो पाइप है ना उसमें फंस जाएगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, पानी एकदम आपको साफ चाहिए। ठीक है, और देख लेते हैं क्या कहानी है। तो इसने कहा कि अब नेक्स्ट जो सिंचाई है वो है आपका सतही सिंचाई। ठीक है, इसने कहा भारत में जो अधिकतर कृषि योग्य क्षेत्रों में सतही सिंचाई होती है, इसमें क्या, जैसे नहर है, नलकूप है, तालाब है, कुओं, इसके द्वारा खेतों में क्या होता है, सिंचाई होती है। तो क्या एक किनारे से क्या है, खेतों में जल को फैलाया जाता है, जैसे आप अपने घर में मतलब अपने यहाँ सोच लीजिए कैसे नाली बना के हम क्या पानी को, ट्यूबवेल से आता है पानी और खेतों तक पहुंचता है, ऐसा मान लीजिए। तो इसके लाभ क्या है, इसमें लाभ ये है कि पैदावार इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, उर्वरक उपयोग की दक्षता में वृद्धि होती है। अब यहाँ पे जो इसकी समस्या है वो देखिए। अब इसमें क्या है, इसने कहा कि इस प्रणाली में जो खेत है ना वो उपयुक्त रूप से अगर तैयार नहीं हो पाते तो जल का जो है अत्यधिक नुकसान होता है और अधिकतर जल की ज़मीन में क्या होता है, रिसकर या फिर वाष्पीकरण हो जाता है और नुकसान हो जाता है। मतलब पहले तो आपको खेत को पूरी तरह से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसने कहा लिखा है मृदा जो है लवणीकरण की समस्या इसमें बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसने कहा तो गाइस अब हम ना वापस एक ये देख लेते हैं। तो इसने कहा रेनगन तकनीक, ये क्या होती है गाइस, इस तकनीक के द्वारा क्या होता है, 20 से 60 मीटर की दूरी, मतलब यहाँ से आप आगे चले गए 20 मीटर। ठीक है, तो 20 से 60 मीटर की दूरी तक प्राकृतिक बरसात की तरह सिंचाई की जाती है, कैसे, बारिश की तरह। अब इसमें क्या है, कम पानी से अधिक क्षेत्रफल को सिंचित या सींचा जाता है। ठीक है, तो इसमें सिंचाई के अन्य साधनों की अपेक्षा इसके माध्यम से जो है आधे से भी कम समय में पानी से जो है खेतों की सिंचाई होती है। ठीक है, तो अब है फर्टिगेशन, चलिए इसको समझते हैं। फर्टिगेशन, देखिए ये दो शब्द हैं, फर्टी से आप समझ लीजिए फर्टिलाइजर और गेशन मतलब इरिगेशन, सिंचाई। ठीक है, देखो इस विधि द्वारा क्या है, जल के साथ, देखिए फर्टिलाइज़र को आप इरिगेशन यानी सिंचाई में क्या होता है, जल, तो आप फर्टिलाइज़र को जल में मिला दो। ठीक है, और फिर सिंचाई कर डालो तो फर्टिलाइज़र साथ साथ चला जाएगा पेड़ों तक। अब इसने कहा कि इस विधि द्वारा क्या है, जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर जो है सिंचाई की क्रिया संपन्न की जाती है। तो इसमें क्या है, आधुनिक खोज इसकी कहाँ हुई है, मतलब इसकी जो खोज है वो इजराइल में हुई है। और इसमें क्या होता है, सिंचाई होने से क्या होता है, जल और उर्वरक दोनों का मतलब सही तरीके से उपयोग हो जाता है। मतलब आप जो है उर्वरक को पानी में मिलाइए और पानी को पहुँचाइए जड़ों तक सीधा। ठीक है, इसमें वैसे उर्वरकों का उपयोग में लाया जाता है जो पूर्ण घुलनशील, देखो पानी के साथ जाना है तो वो घुलनशील होना चाहिए पानी में। ठीक है, और जल से जो है बहुत ज़्यादा के अभिक्रिया कम करे, उर्वरक और जल में ज़्यादा अभिक्रिया ना हो, वो उसमें घुल जाए और पौधों तक पहुंच जाए, ये बोला। अब देखिएगा इस यहाँ पे है ये वाला जो हमने छोड़ दिया था। अब हम ऊपर पहुँच जाते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की पारंपरिक जल संरक्षण संरचना और सिंचाई की पद्धतियों की यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलो, जैसे हम जानते हैं हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, पूरी बहुत सारा हिमालय है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय, जो हिमालय की जो रेंज होती है उसमें सबसे ऊपर होता है ट्रांस हिमालय, और जो हिमालय के बनने से भी पहले बन चुका था। ठीक है, तो इसने कहा इसमें संरचना, इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या है आपका जिंक। ठीक है, अब इसने कहा व्याख्या करते हैं। चलो, इसने कहा बर्फ़ से जल जो है इकट्ठा करने का टैंक, बर्फ़ से जल इकट्ठा करने का टैंक, और ये राज्य और क्षेत्र इसने कहा कि ये कहाँ मिलेगा आपको, लद्दाख में मिलेगा। पश्चिमी हिमालय में बात करते हैं तो
तो गाइस जैसे पश्चिमी हिमालय में देखिए, यहाँ जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो इसकी व्याख्या आपका ये क्या है, आपका जो आपका यह है पर्वतीय क्षेत्रों में जल का नाला मान लीजिए। उत्तराखंड में बात करते तो छोटे तालाब, और हिमाचल प्रदेश में बात करें तो प्राकृतिक बांध, कंदरा के पास एक अस्थायी भंडार क्षेत्र बनाया जाता है, जिसमें पानी को हम क्या करते हैं, संग्रहित करके नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाते हैं। हिमाचल प्रदेश में ही क्या है, पत्थरों की तराश कर जो है बनाए गए टैंक, इसमें पानी इकट्ठा होता है और आप इससे सिंचाई कर देते हैं। अब पूर्वी हिमालय पहुंचिए अरुणाचल प्रदेश में, तो इसने कहा सीढ़ीनुमा क्षेत्र जहाँ पानी के आने और निकलने के रास्ते होते हैं, तो इस तरह से जो है पानी का प्रबंधन लोअर सुबनश्री के क्षेत्र में, देखिए ये क्या नदी का नाम है सुबनश्री, तो इसने कहा कि पानी का जो प्रबंधन है या मैनेजमेंट है वो आप लोअर सुबनश्री के क्षेत्र में अपतानी जनजाति द्वारा जो है चावल की खेती, मछली पालन के लिए हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब उत्तर पूर्वी हिमालय की बात करें, जैसे आप नागालैंड की बात करें तो गाइस ये एक बात और समझिए, तो ये अगर आप पीसीएस के स्टूडेंट हैं ना, तो ये जो है आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सा नहीं है कुछ। ठीक है, तो आप चाहें तो गाइस इस पर आप चलिए मैं इसे सिर्फ रीड कर दे रही हूँ, इसे रटने पढ़ने की खास इतनी ज़रूरत नहीं है। अब ये यहाँ पे है इसलिए रीड करते हुए आगे बढ़ना ज़्यादा सही रहेगा। तो इसने कहा उत्तर पूर्वी हिमालय नागालैंड की बात करें तो रन ऑफ यानी कि बहते हुए संग्रहण, ये नागालैंड के निक्रुमा क्षेत्र में प्रचलित तकनीक है जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों से बहते जल को विभिन्न सीढ़ी नुमा ढलानों के माध्यम से तालाब बनाकर संग्रहित किया जाता है और इस जल का उपयोग पशुपालन या चावल की खेती में किया जाता है। फिर मेघालय में इसने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक जल धाराओं से बांस की नली द्वारा पानी लाकर जो है बूंद सिंचाई की जाती है। फिर आते हैं ब्रह्मपुत्र घाटी में, जो कि असम की बात कर रहे हैं, तो तालाब इसका निर्माण बोडो जनजाति द्वारा सिंचाई के लिए किया जाता है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो डूंग झम्पोस कम दूरी के सिंचाई माध्यम है। ठीक है, जो धान की खेती को बांध से जोड़ते हैं, और ये पद्धति क्या है, जलपाईगुड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब ये जो है ना वेस्ट बंगाल में एक जगह जलपाईगुड़ी, वहाँ की बात कर रहे हैं। अब है गंगा सिंधु मैदान की बात करें तो दक्षिण बिहार वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो इसमें लिखा है कि अहर एक प्रकार की तालाब होता है या हौज होता है, जिससे क्या है तीन और क्या होता है तटबंध बना होता है। ठीक है, तो क्या है चौथी तरफ क्या है भूमि का प्राकृतिक ढाल प्रवणता होती है, और पाइन कृत्रिम चैनल है जिसके माध्यम से नदी के पानी का उपयोग कृषि के लिए होता है। दिल्ली आसपास के क्षेत्र की बात करें तो छोटे चौकोर गोल जो जलाशय हैं जिन्हें नदी के पानी से भरा जाता है, फिर उससे सिंचाई होती है। दिल्ली और आसपास की बात करें तो सीढ़ीदार कुएं मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। फिर है पश्चिम भारत में अगर हम बात करें मरुस्थलीय क्षेत्र की, तो पश्चिमी राजस्थान की बात करते हो तो इनने का कुंडा कुंडी एक प्रकार के क्या है तस्तरी नुमा हौज यानी कि तालाब होता है, जिसका जो ढलान है वो कहाँ होता है, केंद्र की तरफ होता है, और इसमें क्या है वर्षा के जल का संग्रहण पीने हेतु किया जाता है। मतलब वर्षा के जल को कलेक्ट करते हैं और फिर पीने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो टैंकों के पास गहरे कुएं का निर्माण किया जाता है, ताकि टैंक से पानी जो रिस कर यहाँ कुओं में इकट्ठा हो जाए और वर्षा के पानी का संचयन भी किया जा सके। अब राजस्थान गुजरात की बात करें तो टैंक, इसका आकार आयताकार होता है, सीढ़ी नुमा होता है ये। ठीक है, अब इसने कहा कि बीकानेर की बात करें तो ज़मीन के अंदर क्या बनाते हैं, टैंक बनाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, और बाद में उसका हम उपयोग करेंगे, चाहे पीने के लिए करेंगे, चाहे सिंचाई के, चाहे जैसे भी करें। जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो खादिन की मुख्य विशेषता ये कि निचले पहाड़ी ढलानों पर 100 से जो है 300 मीटर लंबे क्या है तट बांध बनाए गए, और वर्षा का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और फिर हम इससे क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। कच्छ गुजरात की अगर हम बात करें तो कैसे यहाँ के कम गहरे कुएँ पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पे मध्यवर्ती उच्च भूमि की बात करते हैं। चलो तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बुंदेलखंड की बात करिए, या आप मेवाड़ पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, जलाशय कुएं मान लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा इस यहाँ पे पीएच में लिखा है खुले कुएं, जो है मेवाड़ और ये पूर्वी राजस्थान में खुले कुएं। जलाशय की बात करें तो बुंदेलखंड की है। मिट्टी के चेक डैम की बात करें तो अलवर की बात कर रहा है। मेवाड़ में क्या होता है, पत्थर के चेक डैम। फिर इसमें लिखा है झाबुआ में क्या होता है, नदियों के बीच डाइवर्जेंस बांध होते हैं। और राजस्थान में वर्षा जल संयंत्र टैंक
जैसी संरचनाएं होती हैं। फिर हम बात करेंगे पूर्वी ऊंची ज़मीन की बात करेंगे, उड़ीसा की बात करें तो पानी के रास्ते में क्या है, मिट्टी के बांध बनाए गए हैं। फिर हम बात करें दक्कन का पठार, यहाँ है चित्तूड़ कडप्पा। तो भाई अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है, बुक में है इसलिए मैं रीड कर रही हूँ और आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है चित्तूड़ कडप्पा वर्षा का जल संग्रहण जलाशय। फिर है उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें तो चेक डैम या पानी का बहाव परिवर्तन हेतु नदी पर बांध बनाना। उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें तो चेक डैम और नहर बनाया जाता है। रामटेक महाराष्ट्र की बात करें तो भूगर्भीय जल स्रोत और सतही जल स्रोत का नेटवर्क जो भूगर्भीय सतही नहर द्वारा जो है जुड़ा होता है। फिर उसके बाद पश्चिमी घाट की बात करें तो इसमें लिखा है कासारगोड, कहाँ पे है आपका, केरल में। तो यहाँ की बात करें गाइस तो 36 कुएं, इन कुओं का पानी टनल के माध्यम से जो है बाहर निकाल कर एक गहरे गड्ढे में इकट्ठा किया जाता है। फिर वहाँ पे बात पूर्वी घाट पे हम केरल की बात करें तो गाइस केरल घास, अन्य पौधे और कीचड़ से बने जो है तात्कालिक बांध है। तमिलनाडु पूर्वी तटीय मैदान में बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सिंचाई के लिए तालाब, ठीक है। तो अभी हो गया इतना हमारा। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्य हम कर चुके थे, ड्रिप सिंचाई कर चुके थे, फव्वारा सिंचाई हम कर चुके थे, इस बॉक्स को हम रेनगन तकनीक भी कर चुके थे, आप फर्टिगेशन भी कर चुके थे, फर्टिलाइज़र पर इरिगेशन से बिल्कुल बनाए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो केंद्र सरकार है, केंद्र द्वारा प्रायोजित, केंद्र सरकार ने क्या करा, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को जो 5th 5 ईयर प्लान था ना, 5 ईयर प्लान, उसमें स्टार्ट किया। ये 5th 5 प्लान कब से कब तक था, 1974 से लेकर 75 तक था, ठीक है। तो अब ये आप कहेंगे ये तो एक ही साल में ख़त्म हो गया, तो गाइस बहुत सारे प्लान ऐसा हुए हैं कि हाँ ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, लेकिन हाँ इसे बोला 5 ईयर प्लान ही गया। अच्छा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य की बात करें तो सिंचाई साधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग करना और सिंचाई भूमि क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाना। मतलब जो साधन है सिंचाई के उसका तमीज़ से उपयोग करिए, सही तरीके से उपयोग करिए और उत्पादन को बढ़ाइए, अपने फसल उत्पादन। इसके अंतर्गत खेतों में जो है नालियों, अतिरिक्त पानी के निकास के लिए नाले बनाने का काम, भूमि का उचित आकार के भूखंडों में विभाजन। ये समझ लीजिए कि आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यहाँ पे कैसे खेती की जाती है। पानी बहने के लिए आप नालियाँ बनाते हैं और भूमि को पूरी, एक बड़ा सा खेत है तो बड़ा सा खेत वैसे नहीं मेड़ बना देते हैं आप, ठीक है, और आप विभाजित कर देते हैं खेतों को, ठीक है। भूमि का उचित आकार भूखंडों में विभाजन, खेतों के लिए सड़क बनाना, ठीक है, चकबंदी की व्यवस्था करना, जोतों की सीमा का पुनर्निर्धारण, बारी बारी पानी देने की जो बाड़ाबंदी प्रणाली लागू करना, मंडियों गोदाम का निर्माण करना, कृषि संबंधी कार्यों के लिए भूमिगत जल के विकास के कार्यों को जो है सम्मिलित करना। तो ये सारी चीज़ ना, जो ये हमारा ये कार्यक्रम है ना, क्या है, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत था, ठीक है। 2004 में क्या होता है, जो ये कार्यक्रम है उसको पुनर्गठित करके इसका जो नामकरण किया गया। अब इसका नाम क्या हो गया, CADWM, इसका मतलब देखिए कमान क्षेत्र विकास जल प्रबंधन कार्यक्रम हो गया, ठीक है। तो पहले था ये कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, क्या था गाइस, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम था, अभी कमान क्षेत्र विकास जल प्रबंधन कार्यक्रम, ठीक है। कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, याद रखिएगा इंग्लिश वाला भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसने कहा बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की यहाँ पे इसने बात करी है। क्या होता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, देखिए इसको जो है भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया, ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कहा गया और ये किसने कहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब इसका जो है ना मकसद क्या है, सिंचाई का प्रबंधन करना। बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस चीज़ के लिए होती हैं, सिंचाई, खेतों के लिए सिंचाई के लिए जल मिल जाए और आप जल से विद्युत बना सकें, मतलब बिजली, ठीक है। बाढ़, कहीं कहीं बाढ़ आती है तो उसको नियंत्रित कर दीजिए, ठीक है। ये समझ लीजिए आपने किसी
नदी पर डैम बना के ये सारे काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर है जो पेयजल आपूर्ति हो, यानी कि लोगों को पीने के लिए पानी ठीक तरीके से मिल जाए। अब नौकायान भी हो पाए, यहाँ पे मत्स्य पालन भी हो जाए, जहाँ पानी है वहाँ मछली है। फिर है वन्य जीव संरक्षण भी हो, मृदा संरक्षण भी हो इसमें, और क्या है पर्यटन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बहुउद्देशीय परियोजना। इसीलिए हम बोलते हैं मल्टीपर्पस, यानी कि बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाओं में कुछ हम बात करें, इसमें भारत के कुछ महत्वपूर्ण या क्या प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात करें जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस देखिए, एक तो यहाँ है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, कौन सी है? दामोदर घाटी। तो इसमें लिखा है कि ये जो है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो गई कि भारत स्वतंत्र हुआ और ये पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें क्या है? दामोदर और उसकी जो सहायक नदी है, तो गाइस याद रखिएगा, दामोदर उसकी सहायक नदी जैसे बराकर इम्पोर्टेंट है, कोनार, बोकारो, इस पर क्या करा गया? बांध बनाया गया। जैसे मतलब ये दामोदर जा रही है, तो इसमें जो इसकी सहायक नदी है उस पर क्या करा है इन्होंने? दामोदर नदी पे भी और इन सब पे भी क्या बनाया? डैम बनाया है। ठीक है, ये क्या है? यूएसए के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। तो ये भी हो गई एक इम्पॉर्टेंट सी बात। गाइस आपको पता होना चाहिए कि ये जो घाटी परियोजना है दामोदर घाटी, ये किससे इंस्पायर्ड है? तो टेनेसी नदी घाटी जो कि यूएसए में है, तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना से इंस्पायर्ड है, राइट। तो इसने कहा कि जो इसका विस्तार है वो कहाँ कहाँ है? तो गाइस ये इसका विस्तार है झारखंड, वेस्ट बंगाल, क्योंकि दामोदर नदी इसी तरह से जाती है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद बे ऑफ बंगाल, यानी कि आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाके। अच्छा, इसने कहा जो प्रमुख बांध बने हैं यहाँ पे, तो पंचेत हिल इम्पॉर्टेंट है, कोनार बांध ये भी, मैथान इम्पॉर्टेंट है, तिलैया इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे जो दामोदर नदी पे बांध बने हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको सारे पता होने चाहिए। इसमें लिखा है जो प्रमुख तापगृह की बात करें तो बोकारो तापगृह इम्पॉर्टेंट हो गया, दुर्गापुर तापगृह इम्पॉर्टेंट हो गया, चंद्रपुरा तापगृह इंपॉर्टेंट होगी, यानी कि यहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फिर है पोलावरम सिंचाई परियोजना। तो गाइस इसने लिखा है कि 2016 को केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए पहली किस्त राशि को कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड है, ठीक है, नाबार्ड ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मंजूरी प्रदान की। मतलब इस परियोजना को नाबार्ड ने पहली किस्त दे दी, ठीक है। तो इसने कहा कि ये जो है ना, ये गोदावरी नदी पर स्थापित है और 2021 तक इसके पूर्ण होने की उम्मीद है, ठीक है, हो चुका। तो इसने कहा पोलावरम कौन सी नदी पे है? गोदावरी नदी, ठीक है। और इस परियोजना से जो इसने कहा कि 2.91 लाख हेक्टेयर भूमि पे हम जो है सिंचाई कर पाएंगे, ठीक है। और इससे जो विद्युत का उत्पाद, तो कैसी बातें इंपॉर्टेंट है, अगर किसी परियोजना की बात हो रही है तो ये समझिए कि कितनी भूमि पर आप सिंचाई कर पा रहे हैं और इससे कितने मेगावाट या गीगावाट बिजली का उत्पादन हो पा रहा है, और ये कौन सी नदी पे है ये याद रखिए, और राज्य कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व है ये याद रखिए। कम से कम इतनी बातें आपको 4 बातें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसने कहा कि इसमें जो है विद्युत उत्पादन कितना हो रहा है? 906 मेगावाट का, ठीक है। अब इसने कहा ये जो परियोजना है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के मध्य जो है विवादित है। तो अगर हम बात करें तो ये है उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना, ये छत्तीसगढ़, समझिए इतने एरिया में इसमें विवाद चल रहा है, ठीक है। आगे भाखड़ा नांगल हमें पता है पंजाब में। तो इसने कहा कौन सी नदी? सतलुज नदी पे स्थित, और ये देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इम्पॉर्टेंट बात, एक क्वेश्चन, ठीक है। अब इसने कहा इस पर क्या है? बांध जो है, जो बांध बना हुआ है विश्व के सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांधों में से एक है, ये भी बात हो गई इम्पोर्टेंट, ठीक है। इस परियोजना से क्या है? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को लाभ होता है, एक चीज़, ठीक है। इस बांध के पीछे देखिए, हम कहते हैं ना कोई भी नदी बह रही है और यहाँ पे आपने बांध बनाया तो उसके जस्ट पीछे ना एक बहुत बड़ा सा तालाब, सागर सा बन जाता है, ठीक है। तो क्योंकि जब बांध से आप पानी को रोकेंगे तो पानी यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है पीछे की तरफ। तो इसने कहा इस बांध के जो पीछे झील है ना, उसको हम बोलते हैं गोविंद सागर झील, जो कि कहाँ पे है? आपकी हिमाचल प्रदेश में। तब कहानी ऐसी चल रही है कि एक साइड है पंजाब, एक साइड है हिमाचल प्रदेश इस बांध के। अच्छा, हीराकुंड परियोजना की भी बात कर लेते हैं फिर।
उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो हम जानते हैं उड़ीसा कहाँ है, हम जानते हैं महानदी कहते बहती, ये महानदी बह रही है, ये उड़ीसा है, तो यहाँ पे ये परियोजना चल रही है, ठीक है। अब इसने कहा कि जो हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध, मानव निर्मित सबसे लंबा बांध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो टिहरी बांध भी चलो इसी वीडियो में पढ़ लिया जाए। तो टिहरी देखिए कहाँ मिलेगा आपको, देखिए एक नदी है भागीरथी, एक है भिलांगना नदी, ठीक है। तो इसके जब ये दोनों नदियाँ आके मिलती हैं तो उस जगह को हम बोलते हैं संगम, और वहीं पे ये बांध बना हुआ है, ठीक है। इसका निर्माण अगर हम बात करें तो भूकंप क्षेत्र के जोन 5 में किया गया है। इसे भूकंप के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील माना जाता है, मतलब ऐसी जगह जहाँ अच्छा खासा भूकंप फील हो जाए। तो इस बांध के पीछे जो जलाशय उसको बोलते हैं स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसके बाद है नर्मदा घाटी परियोजना, चलिए ये भी कर लेते हैं। तो इस परियोजना के तहत क्या है, नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध का निर्माण किया गया। मतलब आप ये समझिए, ये है भारत, ये है आपका मध्य प्रदेश, यहाँ है गुजरात, तो नदी ऐसे चली गई, ठीक है। तो इसने कहा कि मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है, इस पर नर्मदा सागर बांध। वहीं अगर यहाँ पे गुजरात है, गुजरात में कौन सा, सॉरी मध्य प्रदेश में है आपका सरदार सरोवर बांध, नहीं गाइस, मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध, और यहाँ पे जो गुजरात है वो है सरदार सरोवर बांध। मतलब ये है गुजरात में और ये है आपका एमपी में, ठीक है। चलिए एक ही नदी पे। अब इसने कहा कि सरदार सरोवर परियोजना जो है, जो कि गुजरात वाली से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य क्या है आपका, मध्य प्रदेश, और सबसे ज़्यादा लाभ इससे किसको है, गुजरात को है, ठीक है। तो इसने कहा जो सरदार सरोवर बांध है यही गुजरात वाला, वो एमपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो ये हो गई एक इम्पॉर्टेंट सी बात, ठीक है। और देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परियोजनाएं लिखी हैं, फिर आगे जाके एक नया टॉपिक है, फिर जाके एक डायग्राम है। तो अब क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये परियोजनाएं हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लस अगर कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। घटना चक्र की वीडियो भी आप जो है, वीडियो की जो चैनल की उसमें जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके। चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं ऐड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के साथ, मतलब ये भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के साथ।